जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल मुफ्त में शिक्षा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 12th हिस्ट्री, थीम 11। सो क्लास 12वीं क्लास के एनसीईआरटी का थीम 11, हिस्ट्री का थीम 11 हम पढ़ने वाले हैं आज। द चैप्टर नेम इज़ महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस एंड बियॉन्ड। तो महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनलिस्ट मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा, है ना, और उससे आगे एंड बियॉन्ड। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहूँगा कि महात्मा गांधी हमारे देश के एक बहुत बड़े, बताने वाली क्या बात है, आप लोग सभी जानते ही हैं। महात्मा गांधी एक बहुत बड़े टॉल लीडर हैं, हमारे कंट्री के फादर ऑफ द नेशन है। और फ्रैंकली बताना मैं ये चाहूँगा कि मैं इनका काफ़ी फ़ैन हूँ और मैं इनके बारे में जितना ही डिटेल में पढ़ा हूँ, मुझे उतना ही रुचि है, उतना ही इनके बारे में जब आप जितना पढ़ना चाहेंगे, जितना समझेंगे, आपको इनकी महानता के बारे में आपको उतनी ज़्यादा जानकारी होगी दोस्तों। सो मैं विल स्टार्ट द चैप्टर, है ना। इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म, इन ए सिंगल इंडिविजुअल इज ऑफन आइडेंटिफाइड विद द मेकिंग ऑफ नेशन, है ना। सो राष्ट्रवाद के इतिहास में प्रायः एक अकेले व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखा जाता है ना। दस फॉर एग्जाम्पल वी एसोसिएट गैरीबाल्डी विद द मेकिंग ऑफ इटली, जॉर्ज वॉशिंगटन विद द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड हो ची मी विद द स्ट्रगल ऑफ फ्री वियतनाम कॉलोनियल फ्रॉम colonial rule. In the same manner, Mahatma Gandhi has been regarded as the father of the Indian nation. तो जैसा उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जो इटली के निर्माण के साथ गैरीबाल्डी की जो महत्वपूर्ण भूमिका है ना। इटली के बारे में जब हम बात करते हैं, इटली के निर्माण में, तो गैरीबाल्डी का नाम बहुत ही ज़ोर शोर से आता है। वो वहाँ के बहुत बड़े स्टॉलवर्ड लीडर रहे हैं। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे जब हम आते हैं, अमेरिका की स्वतंत्रता युद्ध के बारे में हम बात करेंगे, तो जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम आता है। वहाँ के सबसे टॉल लीडर इस अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के जॉर्ज वॉशिंगटन। यूएसए की राजधानी उनके नाम पे रखी गई है, वॉशिंगटन डीसी। तो इट इज़ बेस्ड ऑन हिज नेम ओनली। जब वियतनाम की स्वतंत्रता संघर्ष की बात करते हैं, जब वियतनाम उपनिवेशवाद से मुक्त कराने के लिए जो संघर्ष कर रहा था, उनमें हो ची मिंग का नाम आता है। तो ये जैसे हर एक, आप देख रहे हैं कि हर एक राष्ट्र निर्माण की जब आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ एक न एक किसी व्यक्ति का नाम बहुत ही विशेष रूप से आता है। एक व्यक्ति बहुत ही टॉल लीडर के रूप में उभर कर आते हैं। ठीक उसी प्रकार, उसी मैनर में, जब अगर आप भारत के निर्माण की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, भारत राष्ट्र की बात करते हैं, तो यहाँ महात्मा गांधी का नाम, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी का नाम सबसे जोर शोर से आता है और सबसे महानतम लीडर्स में से एक आता है। और इसी कारणवश इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेशन भी बोला जाता है। राष्ट्रपिता के नाम से इनको बुलाया जाता है, बापू का दर्जा दिया जाता है। और ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, भारत के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये सिर्फ इंडिया के ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड लेवल पे बहुत टॉल लीडर रहे हैं। और बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ के लीडर्स ने इनको फॉलो करते हैं। इवन बैरक ओबामा इनके बारे में बहुत हाई रिगार्ड्स रखते हैं। सो ही वॉज इन यूएस प्रेसिडेंट एंड मेनी अदर्स। सो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जितना इनके बारे में जानेंगे, आपको उनसे प्यार होता जाएगा। सो दैट इज़, ये मैं, इस तरह के लोग मेरे समझ में, मेरी पर्सनल राय है, मेरी पर्सनल व्यक्तिगत समझ में, महात्मा गांधी जैसे लोग इतनी बार बार जल्दी जन्म नहीं लेते हैं। ये बहुत अरसों के बाद और बहुत ही समय के बाद, कालांतर के बाद ऐसे बड़े महान पुरुष पैदा होते हैं दोस्तों। और अभी मैं उनकी कुछ चीज़ें जो इस चैप्टर में वर्णित है, मैं आपको बताना चाहूँगा और आगे पढ़ाता हूँ। सो इन सो फार एज Gandhiji was the most influential and revered of all the leaders who participated in the freedom struggle. That characterization is not misplaced. तो ये क्या रहा, ये कहना चाह रहा कि चूंकि गांधी जी स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले सभी नेताओं में सर्वाधिक प्रभावशाली थे, मोस्ट इन्फ्लुएंस थे, नो डाउट, ये तो हम लोग सब जानते हैं। अतः उन्हें दिया गया उपयुक्त विशेषण गलत नहीं है। जो उनको फादर ऑफ नेशन, महात्मा का जो उनको विशेषण दिया गया, जो उनको कैरेक्टराइजेशन किया गया है, ये गलत नहीं है, ये एकदम सही है, सही जगह पे रखा गया है। दिस इज नॉट मिसप्लेस्ड, है ना। हाउएवर, लाइक वॉशिंगटन और हो ची मी, महात्मा गांधीज पॉलिटिकल करियर was shaped
and constrained by the society in which he lived. क्या कहना चाह रहा है कि हालांकि वाशिंगटन अथवा हो ची मिन्ह की तरह महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन वृत्त उस समाज ने ही संवारा है और नियंत्रित किया है जिस समाज में वो रहते थे, है ना. सो समाज का भी काफ़ी रोल रहा है इन शेपिंग एंड कॉन्स्ट्रेनिंग हिज पॉलिटिकल करियर इन बोथ. सो फॉर इंडिविजुअल्स, even great ones are made by history even as they make history. So, कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, वह न केवल इतिहास बनाता है बल्कि स्वयं भी इतिहास द्वारा बनाया जाता है. सो इट इज़ लाइक दैट कि हिस्ट्री इज मेड बाई पीपल एंड हिस्ट्री मेक पीपल, है ना. तो इनको महान बनाए, इन्होंने महान बना के इतिहास तो जरूर बना दिया, लेकिन इतिहास ने भी इनको महान बनाया, है ना. सो इट इज़ ए टू वे थिंग्स कि केवल वो न केवल इतिहास बनाता है बल्कि स्वयं भी इतिहास के द्वारा बनाया जाता है. दिस चैप्टर एनालाइजेस गांधी जीज एक्टिविटीज इन इंडिया ड्यूरिंग द क्रूशियल पीरियड 1915-1948. तो ये चैप्टर जो है गांधी जी के जो एक्टिविटीज़ हैं 1915 से 1948 के बीच में जो इस महत्वपूर्ण काल के दौरान जो गांधी जी का गतिविधियां हुई हैं उसका विश्लेषण करता है इस अध्याय में. इट एक्सप्लोर्स हिज इंटरेक्शंस विद डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड द पॉपुलर स्ट्रगल्स दैट ही इंस्पायर्ड एंड लेड. ये भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों के साथ उनके संपर्कों और उनके द्वारा प्रेरित तथा नेतृत्व किए गए लोकप्रिय संघर्षों की छानबीन करता है. इट इंट्रोड्यूसेस द स्टूडेंट टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेज that historians use in reconstructing the career of a leader and of social movements that he was associated with. यह जो चैप्टर है, यह अध्याय है जो विद्यार्थियों के समक्ष उन अलग अलग प्रकार के स्रोतों को भी रखता है, सोर्सेज को भी रखता है ना, जिनका इस्तेमाल इतिहासकार एक नेता के जीवन वृत्त रिकंस्ट्रक्टिंग द करियर ऑफ ए लीडर तथा जिन सामाजिक आंदोलन से जुड़ा है उनके पुनर्निर्माण में करते हैं. So we'll start the chapter, friends, है ना. The first topic of the chapter is a leader announces himself. स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता, है ना. The topic itself says, है ना, a leader announces himself. स्वयं का उद्घोषणा कर रहा एक नेता आ रहा भाई. So in January 1915, Mohandas Karamchand Gandhi returned to his homeland after 2 decades of residence abroad. मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद जनवरी 1915 में अपने होमलैंड, अपनी मातृभूमि, अपनी गृहभूमि वापस आते हैं. These years had been spent for the most part in South Africa, where he went as a lawyer and in time became a leader of the Indian community in that territory. ये जो वर्ष है ना, 2 दशक का जो समय जो अफ्रीका में रहे, उन्होंने इस अधिकांश समय अब बेसिकली जो उन्होंने अफ्रीका में बिताया, इसमें अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों को वो कवर करते हैं, है ना. और वहाँ एक वकील के रूप में गए थे और बाद में गए तो वो बैरिस्टर के रूप में थे, एक वकील के रूप में गए थे, ठीक है. बट बाद में वो इस क्षेत्र के भारतीय समुदाय के जो इंडियंस वहाँ थे, इंडियंस इन साउथ अफ्रीका थे, उनके एक लीडर के रूप में वहाँ उभरते हैं. एज द हिस्टोरियन चंद्रन Devanation had remarked, South Africa was the making of महात्मा. तो जैसा कि इतिहासकार चंद्रन देवनेशन ने टिप्पणी की है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया, वहाँ पे मेकिंग ऑफ महात्मा हो रहा था, है ना. इट वॉज इन साउथ अफ्रीका दैट महात्मा गांधी फर्स्ट forged the distinctive techniques of non-violent protest known as सत्याग्रह, first promoted harmony between religions and first alerted upper caste Indians to their discriminatory treatment of low castes and women. तो दोस्तों, जो मैंने अभी अब इसके पहले जो अभी स्टेटमेंट दिया कि साउथ अफ्रीका ने उनको महात्मा बनाया, इसका ये मतलब नहीं है कि उनको साउथ अफ्रीका में जब वो कार्य कर रहे थे उनको महात्मा की उपाधि वहीं दे दी गई थी, ऐसा नहीं कहना चाह रहा मैं. व्हाट द इस किताब में जो कहना चाह रहे हैं कि वो जो हिस्टोरियन ने जो कहा है चंद्रन जी ने, उनका ये कहना है कि वहाँ से ही उनका जीवन उस रास पे चल पड़ा जो उनको महात्मा बनाएगा, है ना. सो मेकिंग ऑफ महात्मा वहाँ से स्टार्ट होते. नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट कि साउथ अफ्रीका में, है ना,
दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में, है ना, सत्याग्रह के रूप में सत्य के लिए आग्रह, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट नोन एज सत्य के लिए आग्रह, रिक्वेस्ट फॉर ट्रुथ, सत्य के लिए आग्रह। सो एक नॉन वायलेंट अहिंसक रूप से करने वाला, है ना, प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। सो सत्य के रूप में की जाने वाली अहिंसात्मक विरोध की जो ये अपना विशिष्ट टेक्निक है, जो इनका विशिष्ट तकनीक है ना, ये डिस्टिंक्टिव टेक्निक्स था इनका। दिस इज इंडिया, गांधी जी इज नोन फॉर इज सत्याग्रह, द नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, है ना। तो जो ये इनके द्वारा जो बनाया गया विशिष्ट तकनीक था, है ना, ये उन्होंने वहाँ पे साउथ अफ्रीका में ही इन्होंने इसको फोर्ज किया, स्टार्ट किया। एंड इट फर्स्ट प्रोमोटेड हार्मनी बिटवीन रिलीजन्स, ये विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया। एंड फर्स्ट अलर्टेड अपर कास्ट इंडियंस टू देयर डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ लो कास्ट्स एंड वीमेन, और उच्च जातियों भारतीयों को निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी। that Mahatma Gandhi came back to in 1915 was rather different from the one that he had left in 1893. तो 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो उस समय का भारत डिफरेंट था जब वो गए थे 1893 से। तो 1893 में वो गए थे, और जब वो आते हैं लगभग 22 सालों के गैप में जब वो आते हैं, तब तक भारत में काफ़ी बदलाव हो चुका था। उनके जाने वक्त जिस भारत को छोड़कर साउथ अफ्रीका गए थे, और जब वो भारत वापस आते हैं 1950 में, तो इंडिया बदल चुका था। ऑल्दो स्टिल ए कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश, इट वॉज फार मोर एक्टिव इन ए पॉलिटिकल सेंस। तो यद्यपि अभी भी ये एक ब्रिटिश उपनिवेश ही था, ब्रिटिश कॉलोनी था, लेकिन अब ये राजनीतिक दृष्टि से कहीं ज़्यादा सक्रिय हो चुका था, एक्टिव इन पॉलिटिक्स हो गया था इंडिया इज कंट्री। द इंडियन नेशनल कांग्रेस नाउ हैड ब्रांचेज इन मोस्ट मेजर सिटीज़ एंड टाउन्स। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अब ब्रांचेज खुल गए थे भारत के ज़्यादातर शहरों में और सिटीज़ में, टाउन्स में उनके शाखाएँ खुल चुकी थी। Through the Swadeshi movement of 1905-07, it had greatly broadened its appeal among the middle classes. और जो कांग्रेस ने 1905 से 7 में इन्होंने जो अपना स्वदेशी मूवमेंट चलाया था, इस मूवमेंट के थ्रू उनके मिडिल क्लास लोगों में उनकी अपील काफ़ी बढ़ चढ़ गई थी। That movement had thrown up some towering leaders, among them Bal Gangadhar Tilak of Maharashtra, Bipin Chandrapal of Bengal, and Lala Lajpat Rai of Punjab. The three were known as लाल बाल पाल। तो ये जो मूवमेंट है, स्वदेशी मूवमेंट है, ये 3 टावरिंग लीडर्स दिए थे, 3 बहुत ही बड़े लीडर्स उसमें उभर कर आए, है ना। और इन जो लीडर्स, जो बड़े लीडर्स जो उभर कर आए, इसमें एक महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्रपाल और पंजाब के लाला लाजपत राय, इन तीनों की जो जोड़ी थी, तिकड़ी कहेंगे हम, जोड़ी नहीं कहेंगे, तो इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता था। द एलिट्रेशन कन्वेइंग द ऑल इंडिया कैरेक्टर ऑफ देयर स्ट्रगल, और ये लाल बाल पाल जो इस नाम से बुलाया जाता था, इन 3 का ये जोड़ों उनके संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र को सूचना देता था ना, है ना। बिकॉज एक कहाँ बाल गंगाधर तिलक कहाँ से है, महाराष्ट्र से, तिलक ऑफ महाराष्ट्र, पाल कहाँ से है, बंगाल से हैं, और लाला जी कहाँ से थे, ये पंजाब से थे। तो ये 3 अलग अलग जगह से हैं, और ये दिखा रहे हैं कि जो भारत में जो ये स्ट्रगल चल रहा था इंडिपेंडेंस का, जो कैरेक्टर, ये पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ था। क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 अलग अलग क्षेत्रों से इन तीनों का एक तिकड़ी बनाया गया था, है ना। सिंस देयर नेटिव प्रोविंसेस वेयर फ्रॉम वेरी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, तो इनके नेटिव प्रोविंसेस जहाँ से ये बिलोंग करते थे वो तो काफ़ी अलग अलग जगह से, दूर से थे। महाराष्ट्र पश्चिम में है, बंगाल पूर्व में है, एंड पंजाब हमारे नॉर्थ में है, बट दे ऑल वेयर फाइटिंग फॉर सेम, उनका एजेंडा सेम था और वो सेम लक्ष्य की ओर अपना संघर्ष कर रहे थे। वेयर दिस लीडर्स एडवोकेटेड मिलिटेंट अपोजिशन टू द कॉलोनियल रूल, there were a group of moderates who preferred a more gradual and persuasive approach. तो इन नेताओं ने जहां औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया, है ना, थोड़ा ये मिलिटेंट अपोजिशन का था इनका, ठीक है, वहीं उदारवादियों का एक समूह था, मॉडरेट्स उदारवादियों, है ना,
तो इनका जो थोड़ा थोड़ा था मिलिटेंट अपोजिशन था, ये थोड़ा उनसे लड़ना चाहते थे अंग्रेजों से कि उनको लड़कर हटाना, बट देयर वर अदर सेक्टर ऑल्सो। सो उनका उदारवादियों का एक समूह था जो एक क्रमिक वो लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती था। सो उनका क्या था, ग्रेजुअल एंड परसुएसिव अप्रोच मॉडरेट्स का, याद रखिएगा दोस्तों। Among these moderates was Gandhiji's acknowledged political mentor Gopal Krishna Gokhale as well as Muhammad Ali Jinnah, who, like Gandhiji, was a lawyer of Gujarati extraction trained in London. सो इन उदारवादियों में गांधी जी के एक मान्य राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, है ना। तो गांधी जी के गुरु, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु बोले जाते हैं, है ना। गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु किनको माना जाता है, इनको गोपाल कृष्ण गोखले को। तो ये भी एक मॉडरेट लीडर थे, उदारवादी लीडर थे। दूसरा एक और उदारवादी लीडर कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना भी गांधी जी जैसे ही थे। क्यों गांधी जी जैसे थे, क्योंकि ये भी गुजराती मूल के व्यक्ति थे और लंदन में ये वकालत बैरिस्ट्री, है ना, बैरिस्टर बनकर लंदन में इन्होंने प्रशिक्षण किया था। तो ये भी, इनका भी प्रोफाइल थोड़ा सा अगर आप देखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना का, तो गांधी जी जैसा ही था, एक गुजराती जो इंग्लैंड में, लंदन में जाके बैरिस्टर, लॉयर बनता है। ऑन गोखले's एडवाइस गांधी जी स्पेंट ए ईयर ट्रेवलिंग अराउंड ब्रिटिश इंडिया, गेटिंग टू नो द लैंड एंड इट्स पीपल। तो गोखले ने गांधी जी को एक सलाह दिया और उस सलाह के तहत गांधी जी 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने इधर उधर पूरा ट्रैवल किए और यहाँ की ज़मीन और यहाँ के ज़मीन से जुड़े लोगों, इनको समझ सके, जान सके। हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस वॉज एट द ओपनिंग ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU इन February 1916। जनवरी 1915 में आ रहे हैं। नाउ February 1916, लगभग 1 साल के बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हो रहा होता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में स्थापित हुई है, याद रखिएगा दोस्तों, February 1916 में। तो जब इनका ओपनिंग सेरेमनी हो रहा था, वो उनके लिए वो पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति थी, है ना। एक फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, मेजर पब्लिक अपीयरेंस उनका इसके ओपनिंग सेरेमनी में होता है। Among the invitees to this event were the princes and the philanthropists whose donations had contributed to the founding of BHU। तो इस समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में वो राजा और मानव प्रेमी थे, जिनके द्वारा दिए गए दान ने हिंदू विश्वविद्यालय की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया था। तो इसमें जनरली प्रिंसेस लोग आए थे, राजा महाराजा लोग आए थे, फिलेंथ्रोपिस्ट आए थे, है ना, मानव प्रेमी लोग आए थे, और उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर उनके डोनेशंस के हिसाब से, उनके डोनेशन के देने के कारण ही ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक इतनी बड़ी विश्वविद्यालय स्थापित हो पाई थी, उनमें उनका योगदान था। तो ऐसे लोग उसमें इन्वाइटेड थे। ऑल्सो प्रेजेंट वेर इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ कांग्रेस सच एज एनी बेसेंट, और कुछ कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर्स, है ना, महत्वपूर्ण नेता भी उपस्थित थे, जैसे कि एनी बेसेंट जैसे लोगों का यहाँ पे नाम आता है। कंपेयर टू दीज डिग्नेटरीज गांधी जी वॉज रिलेटिवली अननोन। तो अगर आप इतने बड़े बड़े महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित व्यक्तियों की तुलना करेंगे तो उस समय गांधी जी अपेक्षाकृत इनसे कम जानकार थे, इनसे अज्ञात थे, रिलेटिवली अननोन थे। गांधी जी वॉज नॉट सो नोन एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम कंपेयर टू द अदर डिग्नेटरीज प्रेजेंट फॉर दैट ओपनिंग सेरेमनी। He had been invited on the account of his work in South Africa rather than his status within India। तो उनको क्यों बुलाया गया था? उनको इसलिए बुलाया गया था कि उन्होंने जो दक्षिण अफ्रीका में जो उनके द्वारा कार्य किए गए थे उनके आधार पर बुलाया गया था, न कि भारत के अंदर उनकी जो प्रतिष्ठा थी उसके अंदर, क्योंकि भारत में उनकी उस समय स्टेटस कोई बहुत टॉल लीडर की थी नहीं, वो अभी जस्ट आए थे, अभी एक ही साल हुआ था। तो उनके जो साउथ अफ्रीका के में जो उन्होंने कुछ झंडे गाड़े थे काफ़ी कुछ गाड़े थे, ऐसी बात नहीं है। साउथ अफ्रीका उन्होंने एक्चुअली जो इंडियन नेशनल मूवमेंट को गांधी जी आगे लीड करेंगे और जो भारत की राष्ट्रीय आंदोलन का जो उनका नेतृत्व आएगा, तो इसका एक्चुअली अगर आप देखिएगा तो उन्होंने नेट प्रैक्टिस कर लिया था साउथ अफ्रीका में, उन्होंने पूरा ट्रायल कर लिया था, और वो हर एक चीज़ जो साउथ अफ्रीका में वो किए थे, वो जो चीज़ें वहाँ सीखे वो सारा लाके इंडिया में इम्प्लीमेंट करते। तो अगर आप उनको पूरा पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली साउथ अफ्रीका उनका एक एक्सपेरिमेंट ग्राउंड था, जहाँ उन्होंने काफ़ी सफलता पाई और अगेंस्ट द ब्रिटिश, एंड वो उन सारी चीज़ों को इंडिया में जब लाएंगे तो फिर इंडियन आज़ादी में गांधी का इतना वर्चस्व तूती बोलेगा, कांग्रेस मतलब गांधी, गांधी मतलब कांग्रेस, एंड सारे मूवमेंट गांधी के नाम से चलेंगे एंड इंडिया को आज़ादी तक ले जाएंगे। सो विल सी। व्हेन हिज टर्न केम टू स्पीक, गांधी जी चार्ज द इंडियन एलीट विथ ए लैक ऑफ कंसर्न फॉर द लेबरिंग पुअर।
तो जब उनको बोलने की बारी आई, जब गांधी जी को बोलने की बारी आई, तो उन्होंने मजदूर गरीबों की ओर ध्यान न देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े हाथों लिया, है ना, इंडियन एलिट को उन्होंने आड़े हाथों लिया। क्यों? लैक ऑफ कंसर्न फॉर लेबरिंग पुअर। द ओपनिंग ऑफ द BHU, he said, was certainly a most gorgeous show, but he worried about the contrast between the richly bedecked noblemen present and millions of the poor Indians who were absent. See, अभी एक नया आदमी है, रिलेटिवली अननोन है, वहाँ पे बड़े बड़े अतिथिगण हैं, उनके सामने वो अपना भाषण दे रहा है। और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चय ही अत्यंत शानदार है ना। ये तो गॉर्जियस शो है, शानदार है ना। तो उन्होंने इसकी प्रशंसा तो की, किंतु उन्होंने वहाँ धनी व सजे समरे जो जेंटलमैन थे, जो भद्रजन थे, उनकी उपस्थिति और लाखों गरीब भारतीयों के अनुपस्थिति के बीच की जो विषमता थी, इस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की। So the presence of richly bedecked nobleman and the absence of millions of Indian poor, इसके बारे में उन्होंने, ये जो कॉन्ट्रास्ट है, इसके ऊपर उन्होंने ध्यान खींचा। गांधी जी told the privileged invitees that there is no salvation for India unless you strip yourself of this jewelry and hold it in trust for your countrymen in India. गांधी जी ने विशेष सुविधा प्राप्त आमंत्रितों से कहा कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है, सैल्वेशन, भारत का सैल्वेशन, मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त न कर ले, जब तक आप इन ज्वेलरी से मुक्त करने, इन अलंकरणों से मुक्त न कर ले और इन्हें भारत के अपने हम वतनों की भलाई में न लगा दे, है ना। सो देयर इज़ नो सैल्वेशन फॉर इंडिया, भारत को तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक कि आप अपने आप को इन अलंकरणों से मुक्त न कर ले और ये देश के कंट्रीमैन के विश्वास के लिए लगा दें। देयर कैन बी नो स्पिरिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अबाउट अस। वो कहते गए कि हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है। ही वेंट ऑन, इफ वी टेक अवे और अलाउ अदर्स टू टेक अवे फ्रॉम द पीजेंट्स ऑलमोस्ट द होल ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ देयर लेबर, है ना, कि हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ अथवा अन्य लोगों को ले लेने की अनुमति देते रहेंगे। आवर सैल्वेशन कैन ओनली कम थ्रू द फार्मर। जो हमारी मुक्ति है, हमारे देश की मुक्ति है, वो केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है। नीदर द लॉयर्स नॉर द डॉक्टर्स नॉर द रीच लैंडलॉर्ड्स आर गोइंग टू सिक्योर इट। न तो वकील, न डॉक्टर और ना ही जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। क्या बोला? द ओपनिंग ऑफ द BHU वॉज एन ओकेजन फॉर सेलिब्रेशन, मार्किंग एज इट डिड द ओपनिंग ऑफ ए नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी सस्टेन्ड बाय इंडियन मनी एंड इंडियन इनिशिएटिव, है ना। तो जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक उत्सव का अवसर था, क्योंकि यह भारतीय धन और भारतीय प्रयासों से संभव एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय की स्थापना का द्योतक था। भाई, इंडिया के पैसे से, इंडियन लोगों के पैसे से इंडिया की एक नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी बन रही थी, तो नो डाउट ये तो बहुत ही सेलिब्रेशन का वक्त था। बट रेदर देन अडॉप्ट ए टोन ऑफ सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन, गांधी जी चोज इंस्टीड टू रिमाइंड दोज प्रेजेंट ऑफ द पीजेंट्स एंड द वर्कर्स who constituted as majority of Indian population yet were unrepresented in the audience। लेकिन गांधी जी ने स्वयं को बधाई देने के सुर में सुर मिलाने की अपेक्षा लोगों के, है ना, उन्होंने जो लोग वहाँ पे, इट्स अ मैटर ऑफ सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन कि भारत के लिए एक अपने कॉन्ग्रेचुलेशन की बात थी, तो उन्होंने स्वयं को बधाई देने के सुर में सुर मिलाने की अपेक्षा लोगों को उन किसानों और कामगारों की याद दिलाना चुना जो भारतीय जनसंख्या के अधिशंख्य हिस्से का निर्माण करने के बावजूद वहाँ श्रोताओं में अनुपस्थित थे। जो भारत के ज़्यादातर जनसंख्या क्या थे? किसान वर्ग के लोग थे, गरीब वर्ग के लोग थे। तो ये जैसे जो किसान थे, कामगार लोग थे, ये अधिशंख्य होने के बावजूद या मेजोरिटी होने के बावजूद इनका पार्टिसिपेशन नहीं था, ये ऑडियंस में रिप्रेजेंटेड नहीं थे। तो गांधी जी ने इन सब के प्रति सबका ध्यान लाया, रेदर देन कि अपनी गागा गाला करे, उन्होंने फोकस इधर शिफ्ट किया।
Gandhiji's speech at Banaras in February 1916 was at one level merely a statement of fact, namely that Indian nationalism was an elite phenomenon, a creation of lawyers and doctors and landlords. सो एक दृष्टि से फरवरी 1916 में जो बनारस में गांधी जी का यह भाषण मात्र वास्तविक तथ्य का ही उद्घाटन था, है ना। तो ये एक्चुअली वो सच्चाई से अवगत करा रहे थे, लोगों को दिखा रहे थे, वो आईना दिखा रहे थे, वो सच्चाई ही बयां कर रहे थे, ऐसा कुछ गलत नहीं बोल रहे थे, वो लोगों को सच्चाई से अवगत करा रहे थे कि अर्थात जो बेसिकली अर्थात भारतीय राष्ट्रवाद वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों जैसे विशिष्ट वर्गों द्वारा ही निर्मित है। तो जो इंडियन नेशनलिज्म है वो बता रहे थे कि इस समय जो भारतीय राष्ट्रवाद है वो उस समय सिर्फ एक एलीट फेनोमेना नहीं, विशिष्ट लोगों का एक फेनोमेना है जिसमें मोस्टली लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, बड़े बड़े लोग सिर्फ शामिल हैं। बट एट अनदर लेवल इट वॉज ऑल्सो ए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, द पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ गांधीजीज ओन डिजायर टू मेक इंडियन नेशनलिज्म मोर प्रॉपरली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन पीपल एज ए होल। ये समझ देखो दोस्तों। लेकिन अगर आप इस दूसरी दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो यह व्यक्ति उनकी मंशा भी जाहिर करता है। यहाँ गांधी जी अपने आप को, अपना इंटेंट क्लियर कर देते हैं, है ना, कि यह भारतीय राष्ट्रवाद को संपूर्ण भारतीय लोगों का और अधिक अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनने की गांधी जी की स्वयं की इच्छा की प्रथम सार्वजनिक घोषणा थी। सो ये दिस वॉज फर्स्ट अनाउंसमेंट ऑफ गांधी जीज डिजायर कि वो जो इंडियन नेशनलिज्म है, जो भारतीय राष्ट्रवाद है, ये मोर रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए और इंडियन लोगों के द्वारा बनाया जाएगा। सो जो हम इस टॉपिक का जो हेडिंग है दोस्तों, ए लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ, तो ये है यहाँ उसका सार छिपा हुआ है कि इस भाषण से ही एक आगाज हो गया था। जैसे अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर जब अपने पहले टेस्ट मैच में वकार यूनिस की बॉल लगी और उनके नाक से खून गिरा और उसके बाद हुए जिस तरीके से उन्होंने उसमें मैच में वो रन बनाते हैं, तो वो उनका आगाज़ हो जाता है कि एक बहुत ही बड़ा बल्लेबाज आने वाला है, दुनिया में दस्तक दे चुका है, आ चुका है मैदान में, ये अब आप इसका परफॉर्मेंस देखते जाइए। तो एक्चुअली ये इवेंट वही है दोस्तों। ये गांधी जी का लाइफ का हम इस इवेंट को उससे कोरिलेट कर सकते हैं कि इस अनाउंसमेंट से गांधी जी ने एक्चुअली अपना आगाज कर दिया था कि इंडिया को एक लीडर मिल चुका है, आ चुका है, जो दुनिया अभी देखेगी, जो दुनिया अभी मानेगी। अभी सिर्फ इंटेंट दिखना स्टार्ट हो चुका था। In the last month of that year, Gandhiji was presented with an opportunity to put his precepts into practice. उसी वर्ष के अंतिम माह में गांधी जी को अपने नियमों को व्यवहार में लाने का अवसर मिला। Put his precepts in practice. At annual conference held in Lucknow, at annual congress held in Lucknow in December 1916, he was approached by a peasant from Champaran in Bihar who told him about the harsh treatment of peasants by British indigo planters. तो दिसंबर 1916 के जो लखनऊ में कांग्रेस की जो वार्षिक सेशन होती है, उसमें बिहार के चंपारण से आए एक किसान ने वहाँ उन्हें अंग्रेजी जो नील उत्पादक द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताता है। वहाँ पे उन्होंने अवगत कराता है कि जो हाउ ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स है, जो अंग्रेज जो इंडिगो प्लांटर्स है, वो कैसे हार्श ट्रीटमेंट दे रहे हैं पीजेंट्स के लिए। बिहार में चंपारण में कैसे उन्हें हार्श ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, इसके बारे में अवगत कराता है। और ये आगे वही बोले ना, ये मौका मिल गया उनको, जो उन्होंने प्रीच किया था, जो उन्होंने परसेप्ट किया था, उसको प्रैक्टिस में लाने का ये आगाज़ था दोस्तों। तो ये गांधी जी अनाउंसेस हिमसेल्फ, नॉट अनाउंसेस मतलब ये बोल के नहीं कि मैं आ रहा हूँ लीडर, मैं वो नेता बनने आ रहा हूँ, मैं तुम लोगों को लीड करूँगा, इस तरह के अनाउंसमेंट नहीं। उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया, उन्होंने जो स्पीच दी, वो स्पीच अनाउंस कर दिया कि एक नेता आ रहा है। अगेन आई विल टेल, वो बैटिंग जो तेंदुलकर ये बोल के नहीं आया था कि मैं 100 सेंचुरी बनाऊंगा और दुनिया में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज बनूंगा, बट जो इंटेंट उसने पहले मैच में दिखाया था, उससे ये क्लियर हो जाता है कि यस, एक बल्लेबाज आने वाला है, महान बल्लेबाज आ चुका है और ये महान बनने वाला है। तो वो उनका स्पीच को हम उससे कोरिलेट कर सकते हैं दोस्तों, कि उनका जो वक्तव्य था वो उनका इंटेंट, उनकी मंशा को दर्शाता है कि यस, एक महान नेता भारत में आ चुका था, आगाज कर चुका था आंदोलन को लीड करने के लिए, और वो आगे करेंगे, ये बाद में पता चलेगा। इस टॉपिक को दोस्तों अभी मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। वेलकम फ्रेंड्स,
सो नेक्स्ट टॉपिक इज द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन, असहयोग की शुरुआत और अंत। Mahatma Gandhi was to spend much of 1917 in Champaran, seeking to obtain for the peasants security of tenure as well as the freedom to cultivate the crops of their choice. So 1917 का अधिकांश समय महात्मा गांधी को किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की आज़ादी दिलाने में बीता। 1917 उन्होंने काफ़ी समय चंपारण में बिताया। द फॉलोइंग ईयर 1918 गांधी जी वॉज इन्वॉल्व इन 2 कैंपेन्स इन हिज होम स्टेट ऑफ गुजरात। तो नेक्स्ट साल गांधी जी 1918 में अब 2 कैंपेन में इन्वॉल्व होते हैं, उनके अपने गृह राज्य में, है ना, 2 कैंपेन्स गृह राज्य में उनके गुजरात में वो करते हैं 1918 में। 1917 में कहाँ? चंपारण में। फर्स्ट ही इंटरवीन्ड इन ए लेबर डिस्प्यूट इन अहमदाबाद डिमांडिंग बेटर वर्किंग कंडीशन फॉर द टेक्सटाइल मिल वर्कर्स। तो पहले तो वो एक लेबर डिस्प्यूट में अपने आप को शामिल करते हैं, इंटरवीन करते हैं, जहाँ पे वो टेक्सटाइल मिल वर्कर, जो कपड़ा उद्योग के वर्कर्स थे, उनके लिए एक बेटर वर्किंग कंडीशन की मांग करते हैं। देन ही ज्वाइंड पीजेंट्स इन खेड़ा इन टेक्सटाइल इन आस्किंग द स्टेट फॉर द रिमिशन ऑफ टैक्सेस फॉलोइंग द फेलियर ऑफ देयर हार्वेस्ट। तो खेड़ा में, गुजरात के खेड़ा जगह में वो फिर दूसरे मूवमेंट में शामिल होते हैं, किसानों के साथ शामिल होते हैं, है ना, और वो राज्य को कहते हैं, राज्य से उनकी डिमांड ये होती है कि किसानों के टैक्स को माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ की जो फसल थी वो फेल हो गई थी, हार्वेस्ट जो था वो फसल चौपट हो गई थी, सही हुआ नहीं था, तो किसानों का लगान माफ़ करने की उन्होंने मांग रखी थी। दिस इनिशिएटिव्स इन चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा मार्क्ड गांधी जी आउट एज ए नेशनलिस्ट विद अ डीप सिंपैथी फॉर द पुअर। तो चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में ये जो की गई पहल थी, ये गांधी जी को एक ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभारता है जिनसे गरीबों के लिए एक गहरी सहानुभूति थी। तो एक ऐसा मैसेज आता है कि जो गांधी जी एक ऐसे लीडर हैं जो नेशनलिस्ट होने के साथ साथ इनको डीप सिंपैथी फॉर पुअर, इनको गरीबों के प्रति इनकी काफ़ी सिंपैथी है। एट द सेम टाइम दिस वेयर ऑल लोकलाइज स्ट्रगल्स, और ये ऑफकोर्स ये लोकलाइज स्ट्रगल थे, ये जो है स्थानीय संघर्ष थे। देन इन 1919 द colonial rulers delivered into Gandhi's lap an issue from which he could construct a much wider movement। तो क्या कहता है कि उसके बाद 1919 में औपनिवेशिक शासकों ने गांधी जी की झोली में एक ऐसा मुद्दा डाल दिया जिससे वो कहीं अधिक विस्तृत आंदोलन खड़ा कर सकते थे। क्या है वो मुद्दा? ड्यूरिंग द ग्रेट वॉर ऑफ 1914-18 द ब्रिटिश हैड इंस्टीट्यूटेड सेंसरशिप ऑफ प्रेस एंड परमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल। तो जो 1914 से 18 के जो महान युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी, डिटेंशन विदाउट ट्रायल एंड censorship of the press. Now on the recommendation of a committee chaired by Sir Sidney Rowlatt, these tough measures were continued. तो अब जो सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति के संस्तुतियों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। सो रिकमेंडेशन किसका था? रिकमेंडेशन ऑफ सर सिडनी रॉलेट। In response, Gandhi ji called for a countrywide campaign against the Rowlatt Act. तो इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया। In towns across North and West India, life came to standstill as shops shut down and schools closed in response to the बंद कॉल। तो जो नॉर्थ इंडिया और पश्चिम इंडिया, जो नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया था, वहाँ लाइफ एक तरह से रुक गई, सारे दुकानें बंद हो गई, स्कूल बंद हो गए, ये जो उन्होंने बंद बुलाया उसके आधार पे ये सारी चीज़ें बंद हो गई। द प्रोटेस्ट वेयर पर्टिकुलरली इंटेंस इन पंजाब वेयर मेनी मैन हैड सर्व्ड ऑन द ब्रिटिश साइड इन द वॉर एक्सपेक्टिंग टू बी रिवॉर्डेड फॉर देयर सर्विस। तो ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो विरोध है, वो पर्टिकुलरली पंजाब जैसे क्षेत्र में बहुत विशेष रूप से ये इंटेंस हो जाता है, इसका विशेष रूप से कड़ा विरोध हो जाता है पंजाब में, जहाँ के बहुत से लोगों ने युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में सेवा की थी और अब वो अपनी सेवा के बदले वो इनाम की अपेक्षा कर रहे थे। इंस्टेड दे वेर गिवन द रॉलेट एक्ट, और जब वो इनाम की अपेक्षा कर रहे थे उनको क्या मिला? उनको इसके बदले में उनको एक कठोर कानून रॉलेट एक्ट के द्वारा मिला। Gandhi ji was detained while proceeding to the Punjab even as prominent local Congress were arrested. तो क्या हुआ कि पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया और स्थानीय जो कांग्रेस जन थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था।
The situation in the province grew progressively more tense, reaching a bloody climax in Amritsar in April 1919 when a British brigadier ordered his troops to open fire on a nationalist meeting. सो होता क्या दोस्तों, ये जो प्रांत की स्थिति धीरे धीरे और तनावपूर्ण हो गई और अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन, है ना, एक अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन में अमृतसर में यह खून खराबे के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई जब एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया, है ना। तो जहां एक राष्ट्रवादी सभा हो रही थी जालियांवाला बाग में, हम आते हैं दोस्तों, और वहां ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल डायर ने सभा पे नेशनलिस्ट मीटिंग पे गोली चलाने का हुक्म दे दिया। मोर देन 400 पीपल वेयर किल्ड इन व्हाट इज नोन एज द जालियांवाला बाग मैसेकर, और 400 से ज़्यादा लोग मारे गए और इस हत्याकांड को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। सो ये बहुत दर्दनाक स्टोरी थी दोस्तों जालियांवाला बाग में। वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से एक बैसाखी के दिन, एक सिखों का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार का दिन था, अप्रैल माह में मनाया जाता, और वहाँ पे सभी लोग जमा थे, वहाँ पे मेले लगे हुए थे और वहाँ पे बच्चे थे, महिलाएं थी, और वहाँ पे कुछ नेशनलिस्ट मीटिंग हो रही थी, कुछ भाषण दे रहे थे और वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध का बातें रख रहे थे। लेकिन वहाँ पे ब्रिगेडियर जनरल डायर आते हैं, ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल, और बिना कोई नोटिस दिए वो गोली फायर करने का ऑर्डर दे देता, और जिसके कारण सैकड़ों की संख्या में 400 से ज़्यादा लोग लगभग मारे जाते हैं और काफ़ी लोग घायल हो जाते हैं। तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड ये बहुत ही दर्दनाक हत्याकांड था। इट वॉज द रॉलेट सत्याग्रह दैट मेड गांधी जी ए ट्रू नेशनल लीडर। रॉलेट सत्याग्रह से ही गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये emboldened by its success, Gandhi ji called for a campaign of non-cooperation with British rule. इसकी सफलता से उत्साहित होकर जो रॉलेट सत्याग्रह का जो वो विरोध करते हैं, तो उसके सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन की मांग कर दी, नॉन कॉपरेशन का उन्होंने मांग कर दिया। इंडियंस हु विश्ड कॉलोनियलिज्म टू एंड वेयर आस्क्ड टू स्टॉप अटेंडिंग स्कूल्स, कॉलेजेस एंड लॉ कोर्ट्स एंड नॉट पे टैक्सेस। उन्होंने कहा कि जो भारतीय उपनिवेशवाद का खात्मा करने चाहते थे, उनसे आग्रह किया कि वह स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालय ना जाएं तथा कर ना चुकाएं। इन सम दे वेयर आस्क्ड टू अडेयर टू रिनंसिएशन ऑफ ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो संक्षेप में कहें कि सभी व्यक्तियों को अंग्रेजी सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंधों के परित्याग का पालन करने को कहा गया। इफ नॉन कॉपरेशन वॉज इफेक्टिवली कैरिड आउट, सेड गांधी जी, इंडिया वुड विन स्वराज विद इन ईयर। तो गांधी जी ने बोला कि यह जो असहयोग है, ये जो नॉन कॉपरेशन है, अगर इसको प्रभावशाली तरीके से लागू कर दिया जाए तो भारत 1 साल में स्वराज अटेंड कर लेगा, भारत 1 साल में अपना शासन स्थापित कर लेगा। To further broaden the struggle, he joined hands with Khilafat movement that sought to restore Caliphate, a symbol of pan-Islamism, which had recently been abolished by the Turkish ruler Kemal Atatürk. तो टर्की में एक लीडर थे कमाल अतातुर्क, उनके द्वारा वहाँ जो कैलिफेट चलता है ना, पूरा वर्ल्ड वाइड इस्लामिज़म के सपोर्ट में सिंबल में एक कैलिफेट होता है ना, कैलिफेट जो है खलीफा का हेड होता है, तो वो उसको ख़त्म कर देता है। टर्किश रूलर केमाल अतातुर्क उसको ख़त्म कर देता है, अबॉलिश कर देता है, और इसके खिलाफ एक मूवमेंट चल रही थी, खिलाफत मूवमेंट ऑलरेडी एक चल रही थी। तो ये इन्होंने अपना असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिया। निटिंग ए पॉपुलर मूवमेंट, एक लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी। So Gandhiji hoped that by coupling non-cooperation with Khilafat, India's 2 major religious communities, Hindus and Muslims, could collectively bring an end to colonial rule. तो गांधी जी ने यह आशा की थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के 2 प्रमुख धार्मिक समुदाय, हिंदू और मुसलमान, मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। उनको लगा कि जब नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत दोनों मिल जाएंगे, हिंदू मुस्लिम दोनों मिल जाएंगे, और दोनों मिलकर अगर लड़ेंगे तो उपनिवेशवाद की जो सरकार है वो जल्दी समाप्त हो जाए। These movements certainly unleashed a surge of popular action that was altogether unprecedented in colonial India.
तो इन आंदोलनों ने निश्चय ही एक लोकप्रिय कार्रवाई के बहाव को उन्मुक्त कर दिया था और ये चीज़ें औपनिवेशिक भारत में बिल्कुल ही अभूतपूर्व थी, ऐसा कभी हुआ नहीं था। स्टूडेंट स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस रन बाय द गवर्नमेंट। विद्यार्थी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। लॉयर्स रिफ्यूज टू अटेंड कोर्ट। वकीलों ने अदालत जाने से मना कर दिया। द वर्किंग क्लास वेंट ऑन स्ट्राइक इन मेनी टाउन्स एंड सिटीज। According to official figures, there were 396 strikes in 1921 involving 6 lakh workers and a loss of 7 million work days. है ना। तो कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चला गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिनमें 6 लाख से श्रमिक शामिल थे और इससे 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ था। द कंट्री साइड वॉज सीथिंग विथ डिसकंटेंट टू। और जो देहात था वहाँ भी असंतोष था, वहाँ भी असंतोष से वो आंदोलित हो रहा था। हिल ट्राइब्स इन नॉर्दर्न आंध्रा वायलेटेड द फॉरेस्ट लॉज। तो उत्तरी आंध्रा की पहाड़ी जनजातियों ने वन्य कानूनों की अवहेलना कर दी। फार्मर्स इन अवध डिड नॉट पे टैक्स। तो जो अवध के किसान थे उन्होंने कर अदायगी से मना कर दिया, नहीं दिया। पीजेंट्स इन कुमाऊं रिफ्यूज टू कैरी लोड्स फॉर कॉलोनियल ऑफिसर्स। और जो कुमाऊं, उत्तराखंड के कुमाऊं में के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया। सो दीज प्रोटेस्ट मूवमेंट्स वेर समटाइम्स कैरिड आउट इन डिफायंस ऑफ द लोकल नेशनलिस्ट लीडरशिप। तो इन विरोध आंदोलनों को कभी कभी स्थानीय राष्ट्रवादी नेतृत्व की अवज्ञा करते हुए कार्यान्वित किया गया। Peasants, workers, and others interpreted and acted upon the call to non-cooperate with colonial rule in ways that best suited their interests rather than conform to the dictates laid down from above. तो हुआ क्या? हुआ ये कि किसानों, श्रमिकों और अन्य ने इसकी अपनी ढंग से व्याख्या की, इस नॉन कॉपरेशन की, तथा औपनिवेशिक शासन के साथ असहयोग के लिए जो उनको ऊपर से ऑर्डर आया था, ऊपर से प्राप्त निर्देश दिए गए थे असहयोग किस तरीके से करना है, तो वो उस पर टिके रहने के बजाय ये किसानों, श्रमिकों और अन्य लोगों ने अपने हितों से मेल खाते हुए तरीकों का इस्तेमाल कर कार्रवाई की। तो ऑफकोर्स जो टॉप से आया था वो इंस्ट्रक्शन की जिस तरीके से हमें करना है, थोड़ा बहुत उसमें लोग अपने अपने हितों के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें चेंज कर दिए थे। द वे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज बीइंग फॉलोड। So the non-cooperation, wrote Mahatma Gandhi's American biographer Louis Fisher, became the name of an epoch in the life of India and of Gandhiji's, है ना। तो लुई फिशर ये एक अमेरिकी जीवनी लेखक है जो महात्मा गांधी के जीवनी के बारे में लिखते हैं। ये कहते हैं कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। इट इंटेल्ड non-cooperation was negative enough to be peaceful but positive enough to be effective. तो असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया कि नॉन कॉपरेशन वॉज नेगेटिव एनफ टू बी पीसफुल बट पॉजिटिव एनफ टू बी इफेक्टिव. इट इंटेल्ड डिनायल, रिनंसिएशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन. इसके लिए प्रतिवाद, प्रतित्याग और स्व अनुशासन आवश्यक थे. डिनायल, रिनंसिएशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ये तीन चीज़ें इसका बेसिस था. इट वॉज ट्रेनिंग फॉर सेल्फ रूल. तो यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था. As a consequence of non-cooperation movement, the British Raj was shaken to its foundation for the first time since the revolt of 1857. 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींव हिल गई थी. Then in February 1922, a group of peasants attacked and torched a police station in the hamlet of Chauri Chaura in United Provinces, now उत्तर प्रदेश and उत्तरांचल, है ना. तो फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा पूर्वा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी. फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड. सेवरल कॉन्स्टेबल्स पेरिस्ड इन द कॉन्फ्लैग्रेशन. तो इस पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर जो आग लगाया गया, इस अग्निकांड में कई पुलिस वालों की जान चली गई.
दिस एक्ट ऑफ वायलेंस प्रॉम्प्टेड गांधी जी टू कॉल ऑफ द मूवमेंट ऑल टुगेदर। और यह जो हिंसा की यह कार्रवाई से गांधी जी ने इस आंदोलन को तत्काल वापस ले लिया, उन्हें लेना पड़ गया, रेदर गांधी जी को तत्काल वापस लेना पड़ा क्योंकि यहाँ पे हिंसा हो गया। नो प्रोवोकेशन ही इंसिस्टेड कैन पॉसिबली जस्टिफाई द ब्रूटल मर्डर ऑफ मैन who had been rendered defenseless and who had virtually thrown themselves on the mercy of the mob। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी तरह की उत्तेजना को निहत्थे और एक तरह से भीड़ की दया पर निर्भर व्यक्तियों की घृणित हत्या के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। So, ये उनका जस्टिफिकेशन था। ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थाउजेंड्स ऑफ इंडियन वेयर पुट इन जेल। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। गांधी जी हिमसेल्फ वॉज अरेस्टेड इन मार्च 1922 एंड चार्ज्ड विद सेडिशन। तो मार्च 1922 में स्वयं गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। The judge who presided over his trial, Justice C.N. Broomfield, made a remarkable speech while pronouncing his sentence। तो जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड जो उनके जज थे, उन्होंने सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। It would be impossible to ignore the fact, remarked the judge, that you are in a different category from any person I have ever tried or am likely to try। It would be impossible to ignore the fact, in the eyes of the millions of your countrymen, you are a great patriot and a leader. Even those who differ from you in politics look upon you as a man of high ideals and of even saintly life। ये क्या कह रहा, उस जज का टिप्पणी क्या था कि इस तथ्य को नकारना असंभव होगा, इस तथ्य को नहीं नकारा जा सकता, नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जितनी जांच की है अथवा करूंगा, आप उनसे भिन्न श्रेणी के, यू आर नॉट डिफरेंट। इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। यहाँ तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं वो भी आपको उच्च आदर्शों और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। So, since Gandhiji had violated the law, it was obligatory for the bench to sentence him to 6 years imprisonment. But the said Judge Broomfield, if the course of events in India should make it possible for the government to reduce the period and release you, no one will be better pleased than I। तो क्या होता, क्या चूंकि गांधी जी ने कानून की अवहेलना की थी, अतः उस न्यायपीठ के लिए गांधी जी को 6 वर्षों की जेल की सजा सुनाया जाना आवश्यक था। लेकिन जज ब्रूमफील्ड ने कहा कि यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ तो इससे मुझसे ज़्यादा कोई प्रसन्न नहीं होगा। दिस इज़ ए ग्रेट स्टेटमेंट फ्रेंड्स। जो जज जब गांधी जी को सेडिशन के चार्ज में मार्च 92 में अरेस्ट कर लिया जाता है, तो जस्टिस जो ब्रूमफील्ड है, उन्होंने इस जजमेंट को जब पढ़ा तो उन्होंने एक रिमार्केबल स्पीच दिया। उन्होंने बताया, उस स्पीच में बोला, उसने एक्सेप्ट किया कि हाउ टॉल लीडर यू आर इन फ्यू ईयर्स ओनली। समझ गए, 1915 में तो आए ही थे। एंड वो बोला कि अगर आपकी सज़ा को कम करती है सरकार तो मुझसे ज़्यादा कोई खुश नहीं होगा। चूँकि उन्होंने जो काम किया था जिसके कारण उनको 6 वर्षों की सज़ा सुनानी पड़ी, लेकिन बोला कि अगर ये सज़ा कम कर दी जाएगी तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। सो दिस इटसेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम कि जो जज, जो एक ब्रिटिश जज जो आपको सज़ा दे रहा है, वो चाह रहा है, वो अपनी मंशा व्यक्त कर रहा है कि अगर मैं जजमेंट तो दे रहा हूँ क्योंकि कानून ये कहता है, लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति, आप एक ऐसे टॉल लीडर हैं जिसकी अगर सज़ा कम की जाए तो मुझसे ज़्यादा कोई खुश नहीं होगा। सो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों। इस टॉपिक को, इस वीडियो को मैं यहीं पे पॉज करता हूँ। सो जय हिंद फ्रेंड्स, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज ए पीपल्स लीडर। तो अभी हम गांधी जी के बारे में पढ़ रहे थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहे हैं, तो उसी में नेक्स्ट टॉपिक इज ए पीपल्स लीडर, जन नेता। बाई 1922 Gandhiji had transformed Indian nationalism, thereby redeeming the promise he made in his BHU speech of February 1916।
तो गांधी 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया और इस प्रकार फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने भाषण में किए गए वायदे को उन्होंने पूरा किया। सो ही रिडीम्ड द प्रॉमिस, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। It was no longer a movement of professionals and intellectuals. Now hundreds of thousands of peasants, workers and artisans also participated in it. तो अब यह व्यवसायिकों व बुद्धिजीवियों का ही आंदोलन नहीं रह गया था, अब हजारों की संख्या में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया था। Many of them venerated Gandhiji, referring to him as their Mahatma. अब आता है दोस्तों यहाँ पे, इनमें से कई गांधी जी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए उन्हें अपना महात्मा कहने लगे। दे अप्रिसिएटेड द फैक्ट दैट ही ड्रेस्ड लाइक देम, लिव्ड लाइक देम एंड स्पोक देयर लैंग्वेज। उन्होंने इस बात की प्रशंसा की कि गांधी जी उनकी ही तरह के वस्त्र पहनते थे, उनकी ही तरह रहते थे और उनकी ही भाषा में बोलते थे। अनलाइक अदर लीडर्स, he did not stand apart from the common folk but empathized and even identified with them. अन्य नेताओं की तरह वो सामान्य जन समूह से अलग नहीं खड़े होते थे, बल्कि वो उनसे सहानुभूति रखते थे तथा उनसे घनिष्ठ संबंध भी स्थापित कर लेते थे। So this identification was strikingly reflected in his dress. While other national leaders dressed formally wearing a western suit or an Indian बंद गला, गांधी जी went among the people in a simple धोती और loin cloth. सामान्य जन के साथ इस तरह की पहचान उनके वस्त्रों में विशेष रूप से परिलक्षित होती थी। जहां अन्य राष्ट्रवादी नेता पश्चिमी शैली के सूट अथवा भारतीय बंद गला जैसे औपचारिक वस्त्र पहनते थे, वही गांधी जी लोगों के बीच एक साधारण धोती में जाते थे। Meanwhile, he spent part of each day working on the charkha spinning wheel and encouraged other nationalists to do likewise. वहीं गांधी जी लोग इस बीच प्रत्येक दिन प्रत्येक दिन का कुछ समय वो चरखा चलाने में व्यतीत करते थे और अन्य राष्ट्रवादियों को भी ऐसा करने के लिए वो प्रोत्साहित करते थे। The act of spinning allowed Gandhiji to break the boundaries that prevailed within the traditional caste system between mental labor and manual labor. So, सूत कताई के कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद दी। इंडिया में ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम था, मेंटल लेबर एंड मैनुअल लेबर में। सो इन ए फैसिनेटिंग स्टडी द हिस्टोरियन शहीद अमीन हैज ट्रेस्ड द इमेज ऑफ महात्मा गांधी एमंग द पीजेंट्स ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एज कन्वेड बाय रिपोर्ट्स एंड रूमर्स इन द लोकल प्रेस। When he traveled through the region in 1921, Gandhi ji was received by adoring crowds everywhere. इतिहासकार शाहिद अमीन ने एक मंत्रमुग्ध करने देने वाले अध्ययन में स्थानीय प्रेस द्वारा ज्ञात रिपोर्टों और अफवाहों के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के मन में महात्मा गांधी की जो कल्पना थी उसे ढूंढ निकालने की कोशिश की है। फरवरी 1921 में जब वो इस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो हर जगह भीड़ में उनका बड़े प्यार से स्वागत किया गया। दिस इज हाउ ए हिंदी न्यूज़पेपर इन गोरखपुर रिपोर्टेड द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग हिज स्पीचेज। तो उनके भाषणों के दौरान कैसा माहौल था, इस पर गोरखपुर के एक हिंदी समाचार पत्र ने एक रिपोर्ट लिखी है और वो उसका एक्सट्रैक्ट है। एट भटनी, गांधी जी एड्रेस्ड द लोकल पब्लिक एंड देन ट्रेन स्टार्टेड फॉर गोरखपुर। There were not less than 15,000 to 20,000 people at Nunkhar, Devariya, Gauri Bazar, Chauri Chaura and Khushmi stations. Mahatma ji was very pleased to witness the scene at Khushmi, as despite the fact that the station is in the middle of jungle were not less than 10,000 people here. Some overcame with their love, were seen to be crying. At Devariya, people wanted to give vehad donations to Gandhiji, but he asked them to give these at Gorakhpur. But at Chauri Chora, one Marwadi gentleman managed to hand over something to him. Then there was no stopping. A sheet was spread and currency notes and coins started raining. It was a sight. Outside the Gorakhpur station, the Mahatma was stood on a high carriage
एंड पीपल हैड ए गुड दर्शन ऑफ हिम फॉर ए कपल ऑफ मिनट्स। अब बताते हैं दोस्तों इसको हिंदी में कि भटनी में गांधी जी ने स्थानीय जनता को संबोधित किया और इसके बाद ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना हो गई। नूनखार, देवरिया, गौरी बाजार, चौरी चौरा और कुसुमही स्टेशनों पे 15 से 20 हजार से कम लोग नहीं थे। महात्मा जी कुसुमही के दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि जंगल के बीच स्थित होने के बावजूद उस स्टेशन पे 10,000 से कम लोग नहीं थे। प्रेम में अभिभूत होकर कुछ लोग रोते हुए देखे गए। देवरिया के लोग गांधी जी को भेनी दान देना चाहते थे, किंतु इसे उन्होंने उनसे गोरखपुर में देने को कहा। लेकिन चौरी चौरा में एक मारवाड़ी सज्जन ने किसी तरह उन्हें कुछ दे दिया। इसके बाद यह क्रम रुका ही नहीं। एक चादर फैला दी गई जिस पर रुपयों और सिक्कों की बारिश होने लगी। यह दृश्य था। गोरखपुर स्टेशन के बाहर महात्मा एक ऊंची गाड़ी पर खड़े हो गए और लोगों ने कुछ मिनटों के लिए उनके दर्शन कर लिए। तो इनको एक मसीहा के रूप में बना दिया गया, इनका स्टैब्लिश कर दी। उस समय तक जनता में इनका वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस हो गया दोस्तों। Wherever Gandhi ji went, rumors spread of his miraculous powers. गांधी जी जहां भी गए वहां उनकी चमत्कारिक शक्तियों की अफवाहें फैल गई। In some places it was said that he had been sent by the king to redress the grievances of the farmers and that he had the power to overrule all local officials. कुछ स्थानों पर यह कहा गया कि उन्हें राजा द्वारा किसानों के दुख तकलीफों में सुधार के लिए भेजा गया है तथा उनके पास सभी स्थानीय अधिकारियों के निर्देश को अस्वीकृति करने की शक्ति है। In other places, it was claimed that Gandhiji's power was superior to that of the English monarch and that with his arrival, the colonial rulers would flee the district. तो कुछ अन्य स्थानों पर यह दावा किया गया कि गांधी जी की शक्ति अंग्रेज बादशाह से उत्कृष्ट है और यह उनके आने से औपनिवेशिक शासक जिले से भाग जाएंगे। तो ऐसे ऐसे अफवाहें चलने लगी दोस्तों। There were also stories reporting dire consequences for those who opposed him. Rumors spread of how villagers who criticized Gandhiji found their houses mysteriously falling apart or their crops failing. तो इस तरह की अफवाहें फैली कि गांधी जी की आलोचना करने वाले गांव के लोगों के घर रहस्यात्मक रूप से गिर गए अथवा उनकी फसल चौपट हो गई। तो इस तरह के उनके र्यूमर्स भी फैल रहे थे। ऑफ कोर्स वो ज़माना काफ़ी डिफरेंट था। खैर दोस्तों, र्यूमर्स तो आज भी फैल जाते हैं, तो वो तो हम फिर भी 100 साल से ज़्यादा पुराने बातें कर रहे हैं। नोन वेरियसली एज गांधी बाबा, गांधी महाराज और सिंपली एज महात्मा, गांधी जी अपीयर्ड टू द इंडियन पीजेंट एज ए सेवियर who would rescue them from high taxes and oppressive officials and restore dignity and autonomy to their lives. तो गांधी बाबा, गांधी महाराज या फिर सामान्य महात्मा जैसे अलग अलग नामों से ज्ञात गांधी जी भारतीय किसान के लिए एक उद्धारक के समान थे, जो उनकी ऊंची करों और दमनात्मक अधिकारियों से सुरक्षा करने वाले और उनके जीवन में मान मर्यादा और स्वायत्ता वापस लाने वाले थे, ऐसा उनको लगता था। सो गांधीजी's appeal among the poor and peasants in particular was enhanced by his ascetic lifestyle and by his shrewd use of symbols such as dhoti and charkha. So गरीबों विशेषकर किसानों के बीच गांधी जी की अपील को उनके सात्विक जीवन शैली और उनके द्वारा धोती तथा चरखा जैसे प्रतीकों के विवेकपूर्ण प्रयोग से बहुत बल मिलता है। महात्मा गांधी बाई ए कास्ट ए मर्चेंट एंड बाई प्रोफेशन ए लॉयर, बट हिज सिंपल लाइफस्टाइल एंड लव ऑफ वर्किंग विथ हिज हैंड्स allowed him to empathize more fully with the laboring poor and for them in turn to empathize with him. महात्मा गांधी एक व्यापारी थे और पेशे से वकील थे, लेकिन उनकी सादी जीवन शैली तथा हाथों से काम करने के प्रति उनके लगाव की वजह से वो गरीब श्रमिकों के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति रखते थे तथा वो बदले में वो लोग गांधी जी को सहानुभूति से रखते थे। Where most other politicians talked down to them, Gandhi ji appeared not just to look like them but to understand them and relate to their lives. जहाँ अधिकांश अन्य राजनीतिक उन्हें कृपा की दृष्टि से देखते थे, वहीं यह न केवल उनके जैसा दिखने बल्कि उन्हें अच्छी तरह समझने और उनके जीवन के साथ स्वयं को जोड़ने के लिए सामने आते थे।
So while Mahatma Gandhi's mass appeal was undoubtedly genuine and in the context of Indian politics without precedent, it must also be stressed that his success in broadening the basis of nationalism was based on careful organization. महात्मा गांधी का जन सुराज निसंदेह कपट से मुक्त था और भारतीय राजनीति के संदर्भ में तो बिना किसी पूर्वाधारण के यह भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद के आधार को और व्यापक बनाने में उनकी सफलता का राज उनके द्वारा सावधानी पूर्वक किया गया संगठन था। न्यू ब्रांचेज ऑफ द कांग्रेस वेर सेटअप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस की नई शाखाएं खोल दी गई। A series of Praja Mandals were established to promote the nationalist creed in the princely states. तो राजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए प्रजा मंडलों की एक श्रृंखला स्थापित की गई। गांधी जी encouraged the communication of the nationalist message in the mother tongue rather than in the language of the rulers English, है ना। तो गांधी जी ने राष्ट्रवादी संदेश का जो संचार है वो शासकों की अंग्रेजी भाषा की जगह मातृभाषा में करने को प्रोत्साहित किया। Thus, the provincial committee of the Congress were based on a linguistic regions rather than on the artificial boundaries of British India. इस प्रकार कांग्रेस की जो प्रांतीय समितियां ब्रिटिश भारत की कृत्रिम सीमाओं की अपेक्षा भाषाई क्षेत्रों पर आधारित थी। In these different ways, nationalism was taken to the farthest corner of country and embraced by social groups previously untouched by it. इन अलग अलग तरीकों से राष्ट्रवाद देश के सुदूर हिस्सों तक फैल गया और अब इसमें वो सामाजिक वर्ग भी शामिल हो गए जो अभी तक इससे अछूते थे। तो उन्होंने बहुत ही सोच समझकर कांग्रेस को आगे बढ़ाया कि कैसे करना है। आर्टिफिशियल ब्रिटिश इंडिया की आर्टिफिशियल बाउंड्रीज को उन्होंने नहीं फॉलो किया। उन्होंने लिंग्विस्टिक आधार पर उन्होंने अपने जो कांग्रेस के ब्रांचेज है, कमिटीज है, ऐसे बनाई जिससे ताकि वो जनता के बीच जुड़ सके, जनता के बीच शामिल हो सके और जनता से कनेक्ट कर सके। बाई नाउ एमंग द सपोर्टर्स ऑफ द कांग्रेस वेर सम वेरी प्रोस्पेरस बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स। तो अब तक कांग्रेस के समर्थकों में कुछ बहुत ही समृद्ध व्यापारी और उद्योगपति भी शामिल हो गए थे। Indian entrepreneurs were quick to recognize that in a free India, the favors enjoyed by their British competitors would come to an end. भारतीय उद्यमियों में यह बात जल्दी ही समझ ली थी कि उनके अंग्रेज प्रतिद्वंदी आज जो लाभ पा रहे हैं, स्वतंत्र भारत में ये चीज़ें समाप्त हो जाएगी। Some of these entrepreneurs, such as G.D. Birla, supported the national movement openly. Others did so tacitly. तो जीडी बिरला जैसे कुछ उद्यमियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया जबकि अन्य ने ऐसा मौन रूप से किया। Thus, among Gandhiji's admirers were the both poor peasants and rich industrialists. Although the reason why peasants followed Gandhiji were somewhat different from and perhaps opposed to the reasons of the industrialists. तो इस प्रकार गांधी जी के प्रशंसकों में गरीब किसान और धनी उद्योगपति दोनों ही थे। हालांकि किसानों द्वारा गांधी जी का अनुकरण करने के कारण उद्योगपतियों के कारणों से कुछ भिन्न था और संभवतः परस्पर विरोधी भी थे। मतलब गांधी जी को जो गरीब जिस रीजन से समर्थन कर रहे हैं और उद्योगपति जिस रीजन से समर्थन कर रहे हैं वो रीजन आपस में एक दूसरे के विरोध में थे, लेकिन दोनों गांधी जी को समर्थन कर रहे थे। ये बड़ी बात है दोस्तों। While Mahatma Gandhi's own role was vital, the growth of what we might call Gandhian nationalism also depended to a very substantial extent on his followers. हालांकि महात्मा गांधी की स्वयं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, है ना, लेकिन गांधीवादी राष्ट्रवाद का विकास बहुत हद तक उनके अनुयायियों पर निर्भर करता है। Between 1917 and 1922, a group of highly talented Indians attached themselves to Gandhi जी। 1917 और 1922 के बीच भारतीयों की एक बहुत बड़ी प्रभावशाली वर्ग ने स्वयं को गांधी जी से जोड़ लिया। हाईली टैलेंटेड पीपल अटैच्ड टू गांधी जी। दे इंक्लूडेड माधव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेपी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत एंड सी राजगोपालाचारी। दोस्तों देखिए कितने बड़े पढ़े लिखे लोग, माधव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेपी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस,
अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, गोविंद बल्लभ पंत, राजगोपालाचारी. Notably, these close associates of Gandhiji came from different regions as well as different religious traditions. In turn, they inspired countless other Indians to join the Congress and work for it. तो गांधी जी की ये जो घनिष्ठ सहयोगी विशेष रूप से भिन्न भिन्न क्षेत्रों के साथ भिन्न भिन्न धार्मिक परंपराओं से आते थे. वो अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग धार्मिक ट्रेडिशन से थे. इसके बाद उन्होंने अनगिनत अन्य भारतीयों को कांग्रेस में शामिल होने और इसके लिए काम करने के लिए प्रेरित किया. अब और कांग्रेस जो उसका कैरेक्टर है वो मल्टी ट्रेडिशंस हो गया, मल्टी रिलीजियस हो गया, मल्टी रीजन्स हो गया, तो उसमें और ज़्यादा लोग कांग्रेस में जुड़े. Mahatma Gandhi was released from prison in February 1924 and now chose to devote his attention to the promotion of homespun cloth khadi and the abolition of untouchability. महात्मा गांधी को फरवरी 1924 में रिहा कर दिया जाता है, जेल से रिहा कर दिया जाता है, और रिहा होने के बाद वो अपना ध्यान कपड़े बुनने, खादी को बढ़ावा देने और छुआछूत को हटाने में, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी में अपना वो फोकस बढ़ा देते हैं. For Gandhiji was as much a social reformer as he was a politician. तो गांधी जी जितना एक राजनीतिक थे उतना ही वो एक समाज सुधारक भी थे. He believed that in order to be worthy of freedom, Indians had to get rid of social evils such as child marriage and untouchability. उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता के योग्य बनने के लिए भारतीयों को बाल विवाह और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों से मुक्त होना पड़ेगा. Indians of one faith had also to cultivate a genuine tolerance for Indians of another. Hence his emphasis on Hindu-Muslim harmony. उनका सोच था कि एक मत के भारतीयों को दूसरे मत के भारतीयों के लिए सच्चा संयम लाना होगा, और इस प्रकार उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच सौहार्द पर बल दिया. Meanwhile, on the economic front, Indians had to learn to be self-reliant. Hence, his stress on the significance of wearing khadi rather than meal-made cloth imported from overseas. और इसी तरह आर्थिक स्तर पर भारतीयों को स्वावलंबी बनना सीखना होगा. ऐसा करके उन्होंने समुद्र पार से आयातित मिल में बने वस्त्रों के स्थान पर जो अंग्रेज सरकार के इंपोर्टेड जो वस्त्र थे उसके स्थान पर खादी पहनने की जो इम्पोर्टेंस थी, महत्ता थी, उस पर जोर डालते हैं. सो ही अंडरस्टूड कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट होना भी, आत्मनिर्भर होना भी बहुत ज़रूरी है. सो ये गांधी जी का ये पहलू था दोस्तों. यहाँ पे इस वीडियो को मैं स्टॉप करूँगा.